हेलो बच्चों, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10th क्लास जो आप है यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए कंप्लीट मैथ को पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो आज के यहाँ पर हमारे पास जो है आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। इस फर्स्ट क्लास के माध्यम से हम आपके 10th क्लास के लिए जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ का, वास्तविक संख्या, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप यह क्लास कंप्लीट देखते हैं तो आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। और इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चाहे वे आपकी एनसीईआरटी बुक से हो, चाहे वे आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछे के क्वेश्चन हो। और साथ ही साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि ऐसा मान के चलो, मैं आपको इतना सब कुछ कराऊंगा आपके मैथ में। 10th क्लास का जो मैथ आपका है, सब कुछ आपको कराया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यानी कि आप यदि ये क्लास जो मैं आपको कराऊंगा इनको सही तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर आने के आपके पूरे चांस रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी ये जो है फर्स्ट क्लास रहने वाली है। आने वाली सभी क्लास को देखने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जैसे कि ये फर्स्ट क्लास है, तो हम इस फर्स्ट क्लास के माध्यम से आप जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, इसके सभी बेसिक पार्ट को जानेंगे, बेसिक से ही पढ़ेंगे। क्योंकि बेस मजबूत होगा तो हम आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको कर पाएंगे। तो पहले आपका बेसिक मजबूत करते हैं चैप्टर का। वास्तविक संख्या में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको सीखते हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो हेड को अपनी कॉपी में लगा लेंगे, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो यदि मैं यहाँ पर परिभाषा की बात करूँ वास्तविक संख्या की, तो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे जिसे सरल रेखा पर लिखा जा सके, जा सके, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आपने जान लिया, क्या जान लिया? ऐसी संख्या जिसको हम सरल रेखा पर लिख सकते हैं वो हमारे पास वास्तविक संख्या कहलाती है। अब ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या जो है सरल रेखा पर कौन कौन सी लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास होती है एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। इस रेखा पर हम जो भी संख्या लिख सकते हैं वो सब क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0 एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे हम आगे डॉट डॉट चलते रहेंगे, जितनी भी संख्या लिख पाएंगे वे सब क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। इसी प्रकार से इधर चलता है निगेटिव नंबर, -1, -2, -3 और -4 और -5। तो ऐसे भी डॉट डॉट जो संख्या यहाँ पर आएगी वे सब क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जो संख्या पॉइंट वाली होती है वे भी वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 2.5 कहीं पर लिखना है, तो 2.5 कहाँ पर आएगा? 2 के और 3 के बीच में आएगा। तो 2.5 भी हम इस रेखा पर लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो पॉइंट वाली संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। अगर जो मुझे कहीं पर लिखना हो -1.3, तो मैं लिखूंगा 3 के और 4 के बीच में। तो 3.5 निगेटिव नंबर जो हमारे पास है, -3.5, ये भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। मान लो मुझे कहीं पर लिखना है 3/2, तो 3/2 का अर्थ मतलब क्या है? 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। और 1.5 लिखा जाएगा 2 के और 1 के बीच में, यानी कि 3/2 2 के और 3 के बीच में आएगा। तो आपने जान लिया, जो 3/2 है इस प्रकार की संख्या जिनको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पे इनको बोलते हैं हम परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखी जाएगी, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएगी, वे क्या होती है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं कहता हूँ रूट थ्री की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, 1.732 होती है। तो 1.732 1 के और 2 के बीच में आएगा, 1 के और 2 के बीच में आएगा। इसका मतलब हमारे पास है
1 के 2 के बीच में क्या आएगा, √3 आएगा। और √3 भी हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं वास्तविक संख्या पे, तो जो रूट वाली संख्या है ये भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। और वास्तविक जो रूट वाली संख्या होती है इन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, जो मैं आगे डिस्कस भी करूँगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और ये पॉइंट वाली संख्या 1 2 3 4 5 निगेटिव नंबर 1.1 2 3 ये सब, ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये है कि जो भी हम इस रेखा पर लिख पाएंगे संख्या को, वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या कॉमा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कॉमा पूर्णांक कॉमा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है और जितने भी पूर्णांक है, जितनी भी दशमलव वाली संख्या है, वे सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो है परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ये डिस्कस कर लेते हैं, और जो हमारे पास है अपरिमेय संख्या ये क्या होती है, इनको हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक। तो जो हमारे पास है यहाँ पे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को बोलते हैं हम यहाँ पे रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो अपरिमेय संख्या है इसको बोलते हैं हम इन रैशनल नंबर, इन रैशनल नंबर। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो आपको यदि में आप सीख लेते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। यदि यहाँ पर हम परिभाषा की बात करें पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन याद होगी तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं इनकी परिभाषा क्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यदि यहाँ पर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसे P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय कौन सी अपरिमेय नहीं है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, जो संख्या हमारे पास इस प्रकार से है P/Q के रूप में, वे सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है इस प्रकार से। और जो हमारे पास 1 2 3 -1 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या। क्योंकि इनके नीचे बटे में 1 लिख दो, और किसी भी संख्या नीचे बटे में 1 लिखते हैं तो आंसर वही आता है जो संख्या है। जैसे मैं 2 के नीचे 1 लिखता हूँ तो मैं 1 से भाग करूँगा 2 ही आएगा। तो यानी कि 2 को हम 1/p यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारे पास सब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और साथ ही साथ जो संख्या पॉइंट वाली होती है, ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या। क्योंकि इनका हम पॉइंट हटाएंगे तो इनके बटे में हर में एक संख्या आ जाएगी। तो जो संख्या पॉइंट वाली है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास मान लो कोई संख्या यहाँ पे है 13 और उसके आगे 0.3 3 3 3 यानी कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो वो भी क्या होती है,
परिमेय संख्या होती है जिसको लिखा जा सकता है 3.3 के ऊपर बार। बार क्यों लगाया? क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई संख्या बार बार आ रही है तो उसके ऊपर पर हम बार लगा लेंगे। और इस प्रकार की संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है। और कोई संख्या ऐसी है जो रूट के अंदर है बट वो किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसके स्क्वायर से रूट जो है हट जाएगा। तो जो संख्या रूट के अंदर है और वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर लिखी जा सकती है। इसीलिए ऐसी संख्या भी हमारे पास क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इतना सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और आपको भी ध्यान रखना है जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी जो रूट के अंदर है मगर वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 3 है, 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है तो ये रूट के अंदर ही रहेगी। और इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी √3। तो जो संख्या रूट के अंदर है बट वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कॉपी में नोट करते हुए चलना है। जो लिखवा रहा हूँ यही आपके काम आएगा आपके एग्जाम में, जो कि ये सब आप पढ़ लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो जो बता रहा हूँ लिखते हुए चलना है, क्योंकि जिससे कि आप कोई चीज़ भूले ना, आप समय समय पर रिवीजन करते रहें अपनी कॉपी से, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सब क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं हम पाई। क्या बोलते हैं इसको हम? पाई। और पाई भी क्या हमारे पास है? एक अपरिमेय संख्या। ये भी आपको ध्यान रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको याद करते हुए चलना है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और साथ ही साथ आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो कोई संख्या ऐसी है, पॉइंट के बाद 7 2 3 1 5 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कोई संख्या पॉइंट के बाद डॉट 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 करके लिखी हुई है और वहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जो कुछ भी बताया ये सब आपको याद कर लेना है, ये आपके काम आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? और ये बात, एक बात और सुन लो भाई बच्चों, जो बताया जा रहा है ना आपको ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहले आपको पढ़ा दूँ इनके बारे में थोड़ा सा, फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलो, तो पहले समझ लो जो जो चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। पहले बेसिक समझ लो क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ लोगे तभी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले बेसिक पढ़ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब आपके सामने मिलेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। बस समझाने के लिए जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है। बाकी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वे सभी क्वेश्चन वही होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। यानी कि मान चलो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधा आने वाले हैं, ठीक। तो टॉपिक हमारे पास अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है, पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, यहाँ देखो आप देख पा रहे होंगे नाम से ही पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या। तो इंटीजर्स वे होते हैं जो पूर्ण संख्या को बताते हैं। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण होती है वही हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एक तो होते हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब। उसके बाद जीरो। और एक होता है -1 -2 -3 -4 -5। ये सब क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। क्योंकि ये इंटीजर्स क्यों है? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्यों है? क्योंकि ये बटे में नहीं है और ना पॉइंट में है और ना ही क्या है? रूट में है, ठीक। और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? सभी सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये पूर्णांक है इनको हम, अगर जो हम परिमेय संख्या कहें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये जो है पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं? परिमेय संख्या ही होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो हमारे पास ये प्लस वाली संख्या है इन्हें हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको हम? धनात्मक पूर्णांक। तो जितनी भी यहाँ पर हमारे पास ये संख्या लिखी हुई है प्लस वाली इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जीरो तो आप जानते होंगे इसको हम बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं?
शून्य। और जो हमारे पास ये माइनस वाली संख्या है, इनको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपने जान लिया पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य क्या होता है, और आपने ये भी जाना जितने भी हमारे पास पूर्णांक हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको। नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है धनात्मक पूर्णांक। चलो, धनात्मक पूर्णांक से पहले एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको पढ़ लेते हैं पहले। क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसे बोल देते हैं होल नंबर। तो ये हम पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? बहुत आसान है, समझते हैं पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 डॉट। तो जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और जीरो है, इन सबको मिलाकर जो संख्या बनेगी वे सब क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो, क्योंकि शुरू में जीरो आई है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है, याद रख पाएंगे आप इसको। उसके बाद हमारे पास हम पढ़ लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या पढ़ते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो उसका एक नाम और भी होता है जिसको हम बोल देते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? बच्चे बताइए। ये होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो इसको आप समझते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या को। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये प्राकृतिक संख्या है ये कौन कौन सी होती है। ये तो मैं सीख लिया, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जहाँ तक लिखना चाहो वहाँ तक लिख लो। ये सब होती है पूर्ण संख्या। अब बारी आती है प्राकृतिक संख्या फिर धनात्मक संख्या की। तो मैंने आपको पीछे डिस्कस भी कर दिया कि जो धनात्मक संख्या ये होती है 1 से स्टार्ट होगी और ये होगी धनात्मक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक संख्या होती है क्योंकि हमने धनात्मक संख्या को लिखा है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? इसको लिखते हैं n से। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सब क्या होगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो सभी संख्या है जो आप यहाँ पर लिखी है ये सब कहाँ पे है? पूर्ण संख्या में है, जो आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है सभी सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने सीख लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब मैं आपको सिखाऊंगा सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, ठीक? चलो, तो अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे यहाँ पर। एक तो हम पढ़ेंगे सम संख्या, सम संख्या, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? विषम संख्या। आसान है, समझ में आएगा, देखते रहिए। तो सम संख्या विषम संख्या क्या होती है देखो। तो सम संख्या बोल देते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, इवन नंबर। और जो हमारे पास है विषम संख्या, इसे बोल देते हैं हम क्या? ओड नंबर। क्या बोल देते हैं? ओड नंबर, ठीक। तो देख लेते हैं सम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसे लिखेंगे, ऐसी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो जो दो से विभाज्य ने जो दो से विभाज्य हो, सॉरी, ये संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। देखो, जो हमारे पास देखो दो है, ये दो से कट जाएगा, दो एकम दो। चार दो से कट जाएगा, दो चार। छः भी क्या जो है दो से कट जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या दो से कट जाएगी, जो टू के टेबल में आएगी, वो सम संख्या क्या होती है? वो होती है सम संख्या, ठीक। और सम संख्या को लिखने का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे 2n। ये होता है फॉर्मूला सम संख्या को लिखने का। और ये जो n है ये हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। तो n हमारे पास यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या, ठीक।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको फिर ध्यान रखना है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है भाई यहाँ पे टू, क्योंकि टू शुरू में आया है, तो टू क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या होगी। ये भी ध्यान रखना है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं विषम संख्या के बारे में। तो बस इसी इसी के उल्टा है। जैसे कि हमारे पास सम संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से भाज्य हो वो सम संख्या हो जाएगी। तो इसी का उल्टा क्या होगा, ऐसी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो जो दो से विभाज्य ना विभाज्य न हो, वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। फिर इसको आपको अपने भाषा में, शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में समझ सकते हैं कि जो संख्या दो से ना कटे, जो दो से ना कटे या फिर जो संख्या दो के पहाड़े में ना आए, वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है वन, उसके बाद थ्री, फिर फाइव, सेवन, नाइन, 11, ये सब क्या होती है, विषम संख्या। और विषम संख्या को लिखने का भी फॉर्मूला होता है 2n-1। तो ये विषम संख्या का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो n है ये हो जाएगी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, n हमारे पे हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी विषम संख्या। तो बताओ भाई बच्चों, विषम संख्या कौन सी है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी विषम संख्या की बात करूँ तो मैं आप बताएंगे यहाँ पर वन, क्योंकि वन सबसे शुरू में आया है। तो ये जो है हमारे पास वन हो जाएगी सबसे छोटी विषम संख्या। तो आपने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया हो गया सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा अभाज्य संख्या। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं आगे बनाने वाला हूँ आपको, अभाज्य संख्या। तो अपनी कॉपी में ये सब नोट कर लेंगे और आगे देखते हैं यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या। तो यदि बात करूँ मैं अभाज्य संख्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी हम। उससे पहले जान लेते हैं कि जो अभाज्य संख्या है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर तो अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिएगा इसकी परिभाषा। किसकी परिभाषा, अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो ऐसी ऐसी प्राकृतिक ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके जिसके क्या लिखेंगे, जिसके जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। और क्या होनी चाहिए, वो प्राकृतिक संख्या। चलो पहले ये बताओ जो हमारे पास है प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। प्राकृत संख्या होती है वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और भी होती है। इनमें से हमारा काम चल जाएगा, समझ लेते हैं यहाँ पर हमें ना। देखो जो हमारे पास है एक, एक का गुणनखंड क्या आएगा, एक, क्योंकि वन जो है वन से कटेगा। दो के गुणनखंड क्या आएंगे, दो का गुणनखंड आएगा एक, तो एक, क्योंकि दो एक से कट जाएगा और टू से भी कट जाएगा। अभी देख के बताओ जो हमारे पास परिभाषा है, क्या परिभाषा है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो बताओ दो गुणनखंड आ रहे हैं क्या टू के, तो टू क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही तीन का भी एक गुणनखंड वन आएगा और एक गुणनखंड आएगा तीन, क्योंकि तीन को हम एक से और तीन से पूरा पूरा काट सकते हैं, क्योंकि एक या तीन, तीन एकम तीन, तो तीन भी क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं फोर, फोर वन से डिवाइड हो जाएगा और टू से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टू टू जा फोर, और फोर से भी डिवाइड हो जाएगा, चार एकम चार, यानी फोर वन जा फोर। तो चार जो हमारे पास है फोर, ये वन से, टू से और फोर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसके गुणनखंड कितने आएंगे, तीन, और गुणनखंड कितने होने चाहिए, केवल दो। तो ये हमारे पास भाज्य संख्या नहीं है। ऐसे पांच के गुणनखंड आएंगे दो, कौन कौन से, वन और फाइव, तो ये भी भाज्य संख्या है। सिक्स गुणनखंड आएगा एक, दो, तीन भी आएगा, छः भी आएगा, क्योंकि छः जो हमारे पास है वन से, टू से, थ्री से और सिक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे गुणनखंड हो गए चार, और गुणनखंड होने चाहिए तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। सिंपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो वही होती है भाज्य संख्या। अब आप यहाँ पर याद करेंगे जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक एक से 100 तक की अभाज्य
संख्या, ये आपको याद करनी है। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होती है, ये आपको याद करनी है। तो मेरे याद है, मैं आपको लिख देता हूँ, आपको याद कर लेनी है, ठीक? तो 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्या है कौन-कौन सी होती है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और फिर उसके बाद 87 और 97। तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगी? सभी संख्या हमारे पास हो जाएगी ये अभाज्य संख्या, जो आपको याद करनी है। और आप मुझे बताएंगे यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ देख के भाई। सब यहाँ पे देखो, सबसे शुरू में हमारे पास आया है 2। तो 2 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यदि आपको भी आंसर यही आ रहा है तो आपका राइट आंसर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी संख्या होती है 2। ये आपको याद कर लेना है। तो आपने जान लिया अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी आपने जान लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट संख्या होती है भाज्य संख्या। उसको जानते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को हम बोल देते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब इसको जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा जान लो पहले, उसी समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा क्या है इसकी? ऐसी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या जिसके जिसके दो से ज्यादा दो से ज्यादा गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वही हमारे पास संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। तो समझते हैं इसको भी यहाँ पे। भाई यहाँ पे बात हुई है प्राकृतिक संख्या, तो पहले बताओ प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सब प्राकृतिक संख्या है। अब इनके गुणनखंड देखते हैं, इनके गुणनखंड कितने कितने आएंगे। तो 1 का गुणनखंड 1 आएगा, क्योंकि 1 1 से कट पाएगा। और 2 का गुणनखंड आएगा 1 और 2, ओके 2 1 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का गुणनखंड आएगा 1 और 3। 4 का गुणनखंड आएगा 1 2 4, क्योंकि 4 1 से 2 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के जो गुणनखंड है वो 1 2 और 4 आ जाएंगे। 5 का गुणनखंड आएगा 1 और 5। 6 के गुणनखंड आएंगे 1 2 3 और 6। ठीक, एक तो 1 1 से कट जाएगा, 1 1 6 6, 2 3 6, 3 9 6, 6 कम 6, तो इन सब से कट जाएगा, तो ये सभी गुणनखंड हो जाएंगे। अब आओ परिभाषा पे। परिभाषा क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो यहाँ पर गुणनखंड 1 है, ये भाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ पर गुणनखंड 2 है, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ देखो गुणनखंड 2 से ज्यादा है, तो 4 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 के भी गुणनखंड 2 से ज्यादा है, कितने हैं? 4 गुणनखंड है, तो ये भी क्या होगी? हमारे पास भाज्य संख्या होगी। तो गुणनखंड 2 से ज्यादा होने चाहिए, वही संख्या हमारे पास क्या होती है? भाज्य संख्या। तो हम बात करें भाज्य संख्या की, वो कौन सी होगी? भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद 9, 10, 12, 14, 15। क्योंकि इन सब जो गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और आपको ध्यान ध्यान रखना है, सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है 4। क्या होती है? 4। और आपको ध्यान रखना है 1, जो हमारे पास 1 है, ये ना तो हमारे पास है भाज्य, और मैंने पीछे बताया ना ही हमारे पास ये क्या है? अभाज्य। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है 1 जो हमारे पास है, न तो अभाज्य और न ही
नहीं भाज्य, नहीं भाज्य संख्या है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो वन है ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक, क्यों? क्योंकि वन का गुणनखंड दो नहीं है, इसलिए भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, और वन के गुणनखंड दो से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये भाज्य संख्या भी नहीं है। तो आपने जान लिया भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं आपको नेक्स्ट नंबर की ओर ले चलता हूँ, जिसका नाम है से अभाज्य संख्या। और ये आपके एग्जाम में जहाँ से जरूर क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे से अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? से अभाज्य संख्या। यदि हम बात करें इस नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ऐसी ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, या ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिन संख्या संख्या जिनका में से यानी कि एचसीएफ में से 1 हो। में से कह दो या एचसीएफ कह दो, बात एक ही है। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका में से कह दो या एचसीएफ कह दो, वो 1 हो, तो ये दो संख्या क्या कहलाएगी? से अभाज्य संख्या कहलाएगी। यदि आपको ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन लग रही है तो एग्जाम्पल समझ में आएगा तुम्हारे। देखो, मैं ये दो संख्या लिखता हूँ, 5 और 15। ठीक, अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 1 पंजे 5, सिंपल। और 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 3 पंजे, इसको लिख सकता हूँ 3 पंजे 15। तो आप देख पा रहे हैं इन दो संख्या में जो 5 है, इन दोनों का उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड है। कॉमन क्या है? गुणनखंड है। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? वो आएगा 1, वो आएगा सॉरी वो आएगा 5। तो उनका गुणनखंड जो कॉमन है वो 5 है, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो इन दोनों संख्याओं का जो हमारे पास है एचसीएफ, वो कितना आएगा? वो आएगा 5। और यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, वे क्या होती है? सहभाज्य संख्या। तो यानी कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक संख्या 10 है और एक संख्या हमारे पास क्या है? 21 है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पंजे 10। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 सते 21। अब देख के बताओ, ना तो 2 कॉमन है दोनों में, ना 5 कॉमन है, ना 7 कॉमन है, ना 3 कॉमन है। तो कुछ संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही है। तो इसलिए 10 का और 21 का जो हमारे पास है एचसीएफ, ये क्या आएगा? 1। तो जहाँ पे कोई संख्या कॉमन ना आए वहाँ पे क्या आएगा? 1 कॉमन आएगा। और जहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? क्या नाम? सहभाज्य संख्या। तो 10 और जो हमारे पास 21 है, ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। ये क्या है? सहभाज्य संख्या। तो यही होती है हमारे पास सहभाज्य संख्या, जो उन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? बनाए। या फिर ऐसी संख्या, तो जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो ऐसी दो संख्या जो आपस में किसी एक पाड़े से ना कटे, यानी कि 1 को छोड़कर किसी और पाड़े से आपस में ना कटे, वे संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। देखो ये आपस में कट नहीं पाएगी, मगर ये संख्या जो है, ये संख्या 5 से कट जाएगी, ये संख्या 5 से कट जाएगी। हम यहाँ पर बात करें तो ये संख्या हमारे पास है, ये संख्या 5 से कट जाएगी, है ना। तो ये संख्या 1 को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कट पा रही है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। अब ये देख लेते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा एमसीक्यू में, यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म से
अभाज्य है। तो पेपर आएगा आपके क्वेश्चन में कि कौन सा युग्म सहभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख के बताएंगे कौन सा युग्म सहभाज्य का संख्याओं का युग्म है। ठीक, चलो, तो मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिए यहाँ पे, जिनको आपको देख कर बताना है। ठीक, देखो भाई, चलो एक बार आप देख लो थोड़ा सा कि आपको कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक, तो आपने देख लिया आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको आंसर मैच करा देता हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सहभाज्य संख्या का युग्म है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन। भाई देखो, पहला ऑप्शन जो है, यहाँ पे ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 या 15 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर जो एस एफ है ये आएगा 5। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एस एफ आना चाहिए एक। ये संख्या आपस में कट जाएगी, 19 कम 19, 19 के 57, तो यहाँ पर जो है एस एफ आएगा कितना, 19। तो ये भी संख्या जो है सहभाज्य नहीं होगी। ठीक, फिर यहाँ पे संख्या कट जाएगी 4 से, क्योंकि 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर जो एस एफ है ये आएगा 4, तो ये भी संख्या सहभाज्य नहीं होगी। तो ये संख्या आपस में नहीं कट पाएगी, क्यों? क्योंकि 18 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 25 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 5 5 25, तो आपस में कोई नंबर यहाँ पे कॉमन दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये आपस में कटने की भी नहीं, इसलिए इनका जो एस एफ है वो आएगा 1। इसलिए जो हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा सहभाज्य संख्याओं का युग्म। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने सीख भी लिया है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपने सीखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा आएगा। ठीक, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। और जो जो मैंने आपको बताया सभी कुछ आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर करना है। यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आप ये क्लास देख लोगे, क्लास देखने के बाद आप रिवीजन कहाँ से करोगे? या फिर आप रिवीजन करने के लिए दोबारा क्लास देखोगे? ऐसा नहीं करना, क्लास देखने में टाइम लगता है, मगर जब आप नोट्स लिख लोगे अपने कॉपी में, तो नोट्स को रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है। जब अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओगे वीडियो को देखकर, तो ये नोट्स ही है जो आपको बहुत जल्दी रिवीजन करा देंगे, जो भी आपने नोट करा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो है नोट्स बनाते हुए जरूर चले, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है। बेशक आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास देखने में और नोट्स लिखने में, मगर ये आपके आने वाले टाइम में आपको यही फायदा पहुंचाएंगे, आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए। क्योंकि एग्जाम में नंबर अच्छे कब कब आते हैं? जब आपके एग्जाम में जो आपने पढ़ा है वो आपकी याद है, और जो याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद है तो कहाँ से कर पाएंगे? तो इसलिए नोट्स बनाइए और अपना उनको रिविजन करते रहिए बार बार, जिससे कि आपकी चीज़ें बताई गई है वे आपकी याद हो जाए, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। जो पढ़ाऊंगा आपको ये लिख के आप याद कर लेते हैं, तो आप नोट्स हैं वो जरूर बनाइएगा। ठीक, जितना आपको मैंने बताया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो और दूर तक पहुंचे। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन बच्चे के पास भी वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को, जिनका मैथ वीक है और मैथ सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। तो जो जो हमने पढ़ लिया वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बातें और बची है अभी जो आपको सीखनी है इसी चैप्टर में, उनको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, क्योंकि बड़ी क्लास रहने का मतलब ये है कि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो, और जो चीज़ें बताई जा रही है आपकी कोई चीज़ें छूटे ना, इसलिए मैं यहाँ जो है बड़ी क्लास थोड़ी सी रहेगी, जिससे कि हम सभी पॉइंट को डिस्कस कर सकें जो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो जो हमने पढ़ लिया वो आपको याद हो जाना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हमारे पास रहने वाली है आगे एक संख्या होती है दशमलव संख्या। क्या होती है? दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दशमलव संख्या होती है कैसी? जो संख्या पॉइंट में हो, ऐसे ये होती है दशमलव संख्या जो पॉइंट में लिखी गई हो, इन्हें हम बोलते हैं दशमलव संख्या। ये संख्या माइनस में भी हो सकती है ऐसे। ठीक, ये होती है दशमलव संख्या। ठीक है भाई, यहाँ तक का। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो हमारे पास ये संख्या है, मान लो 13.333 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है? एक दशमलव संख्या है, क्योंकि पॉइंट में संख्या लिखी हुई है और ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पे हो जाएगी अशांत दशमलव। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पे हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो हमें 3 बार बार है, तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो इस प्रकार की संख्या भी क्या होगी? दशमलव संख्या होगी। तो आपने जान लिया दशमलव संख्या होती है पॉइंट वाली संख्या।
ठीक। उसके बाद एक संख्या होती है भिन्न, ये भी आपको जानना जरूरी है, आपके काम आएगा। ठीक। एक होती है भिन्न, भिन्न को बोलते हैं हम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और दशमलव संख्या को देते हैं हम यहाँ पे डेसिमल संख्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक भाई, यहाँ तक का। चलो अभी सीख लो कि जो हमारे पास है भिन्न क्या होती है। तो भिन्न होती है ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वो हमारे पास होती है भिन्न। और ये भी ध्यान रखना है, जहाँ जो q हमारे पास है, नीचे जो q लिखा हुआ है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, और ना इसका मान होना चाहिए हमारे पास 1, 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, नहीं, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए कुल मिला के, और ना होनी चाहिए 0। तो ये सब हमारे पास हो जाएगी भिन्न। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आएगा। देखो, जैसे ये संख्या है 6/7, ये हमारे पास भिन्न है। ये भी क्या है, एक 9/5, ये भी एक क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं भिन्न, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और आपको ध्यान रखने, मान लो ये भिन्न है 13/-7, ये भी एक भिन्न है। जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसे बोलते हैं हम अंश, जो संख्या ऊपर लिखी होती है बोलते हैं हम अंश, और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसे बोलते हैं हम हर। ठीक। तो आपने जान लिया यहाँ पर जो है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है भाई, हमारे पास परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, जीरो, धनात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दशमलव संख्या भी। तो ये सब आपने यहाँ तक अभी तक जाना। तो जो भी आपने जाना है सब कुछ जो है वास्तविक संख्या के बारे में ही था। और जितनी भी संख्या मैंने बताई है सब वास्तविक संख्या ही है, जिनको हमने थोड़ा सा डिटेल से जान लिया है, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ना छूटे। और आप मैथ सीख रहे हैं तो आपको मैथ मतलब इतना पता होने चाहिए। वास्तविक संख्या आपने चैप्टर पढ़ रहे हैं आप अपनी 10th क्लास में, पहला चैप्टर, तो आपको इतना सब कुछ तो आना ही चाहिए, वास्तविक संख्या के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक। तो आपने ये सब देख लिया है। अब मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड यदि आप सीख लेते हैं तो आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख जाएंगे। तो हम यहाँ पर आगे इस क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। और फिर ये क्लास यहाँ पर आज की कंप्लीट हो जाएगी। ये सब पढ़ने के बाद फिर आने वाली नई क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये पहली क्लास थी, इसमें बेसिक बनाना बताना जरूरी था, क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर समझ में कहाँ से आएगा। तो आपने बेसिक आज एक की इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अभी अभी 3 टॉपिक और बचे हैं, वे पढ़ने के बाद। और फिर आने वाली जो नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जो आपको देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर, मैप ट्यूशन क्लासेस, जो आपका यूट्यूब चैनल है इसी पर देखने को मिलेगी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, और जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वे सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक। तो आपको बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हम चैप्टर पूरा करने वाले हैं। तो फिलहाल अब आप लगाएंगे अपनी कॉपी में हेडिंग क्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक। चलो भाई, आसान है, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मान लो हमारे पास संख्या हमारे पास है 70, इसको मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या को हम जो है अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। और तुम्हें एक थोड़ा सा रिवीजन तक करा दो, आपको यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या में पढ़ा चुका आपको अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, आपको बताया गया था अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने आप से कटेगी। कौन सी संख्या होती है अभाज्य संख्या? जो अपने आप से ही कटेगी। तो आप ये देख सकते हैं ये सब क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये संख्या हमारे पास जो है अपने आप से कटेगी क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो हमें जब आपको ध्यान रखना है, जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना किसी भी संख्या का, तो हम इन संख्याओं से ही डिवाइड करेंगे जो यहाँ पर दी गई है, और स्टार्ट करेंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। जिस संख्या से कटेगी उस संख्या से भाग करना है। बस ध्यान ये रहे कि आपको जब आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो तो आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग करनी है। ठीक। और सबसे पहले 2 से भाग करनी है, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 2 से भाग करते हैं। सबसे पहले हम सबसे भाग करते पहले भाग करते हैं 2 से। तो 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2 तिया 6, और 2 पंजे 10।
अब ये संख्या 2 से नहीं कट पाएगी आगे, क्योंकि 2 से भाग करेंगे शेष पर 1 बच जाएगा, तो 2 से भाग नहीं करनी है। 3 से भी नहीं कट पाएगी संख्या, तो उसके बाद नेक्स्ट होती है भाज्य संख्या 5। 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7, और जब तक भाग करना है जब तक कि 1 नीचे ना आ जाए। ठीक, फिर उसके बाद जो 70 है, 70 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 2, 5 और 7। जो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी वे सब आपको यहाँ पे गुणा में लिख देनी है। ठीक, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का, छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या किसी भी संख्या का आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमारे पास अब की बार है 150। 150 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं, कैसे करेंगे देखो। 150 को हम 2 से भाग करेंगे डायरेक्ट, 2 से 14, एक इधर जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 3, 2 से नहीं कट पाएगी, 3 तक कट जाएगी, कैसे देखो। 3 दूनी 6, इसका एक इधर जाएगा 15, 3 पंजे 15। अब ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से भाग करना है, अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। बस ये आपको ध्यान रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड संख्या के, तो हमें अभाज्य संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 150 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वे क्या आएंगे हमारे पास, 2, 3, 5 और 5। तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 150 के। चलो थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 225। तो 225 देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे। तो मैंने बताया सबसे पहले आप ये है 2 से भाग करेंगे इस संख्या को, और आपको ध्यान देना है कि 2 से संख्या नहीं कट पाएगी, क्योंकि भाग करने पर शेषफल 1 आएगा। तो 2 से भाग तो नहीं हो पाएगी, 3 तक कर लेते हैं, 3 तक भाग हो जाएगी शायद, कैसे देखें, देखेंगे। 2 जो है 3 से नहीं कट पाएगा तो पता चलाएंगे 22 पे, 3 से 21, इसका एक जाएगा 5 के पास 15, 3 पंजे 15। फिर ये संख्या 3 तक कट जाएगी 25 बार, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 225 के जो गुणनखंड आएंगे ये आ जाएंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और आगे देखते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है यहाँ पे 200, 2001 संख्या हमारे पास एक, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो संख्या है ये संख्या 2 से कट पाएगी, 2 एकम 2, 0 0, 2 एकम 2। अब आपको दिमाग लगाना है कि संख्या किस संख्या से कटेगी। तो आपको ध्यान रखना है 111 एक स्पेशल नंबर है, 111 सॉरी 1001, 1001 एक स्पेशल नंबर है। ये आपको कटता है 7 से, 11 से और इससे 13 से। यदि आप 7 से भाग करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है संख्या 111, 1001 एक स्पेशल नंबर है, 7 से, 11 से और 13 से कटता है। क्यों, क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो स्पेशल नंबर है, आपको ध्यान रखना है इसको। 7 से कट जाएगी संख्या, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, फिर 0, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 2, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा, 7 या 21। ठीक, तो इस प्रकार से ये संख्या को हम जो है 7 से भाग करते हैं तो 143 आएगा। फिर ये संख्या कट जाएगी किससे, 11 से। कैसे भाई, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। तो मैंने बताया तो आपको ये संख्या जो हमारे पास 1001 है 7 से, 11 से, 13 से कटेगी। ठीक, तो यानी कि 2002 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये आएंगे 2 × 7 × 11 × 13। तो आपने यहाँ पर जो है सीख लिया अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। यदि आपने इतना सब कुछ सीख ही लिया है तो अब आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या आपके साथ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक, यानी कि लेस, इसको बोल देते हैं हम एलसीएम, एव पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्या नाम, में से, इसको बोल देते हैं हम एचसीएफ। ठीक, तो अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं। फिर आने वाली, मैंने बताया आपको आने वाली एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं चैप्टर 1 से आपके वे सब क्वेश्चन, और आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे सब क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, और फिर आपके चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद आने वाले चैप्टर भी हम इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम पहली क्लास में चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ, और फिर बाद में आने वाले वीडियो में हम सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हो, तो ये सब आने वाली सेकंड वीडियो में डिस्कस कर ले करेंगे बेसिक पढ़ने के बाद। तो इसी प्रकार से हम जो है
आपके सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर की दो दो वीडियो आएगी, एक बेसिक वाली और एक जिसमें हम सभी क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो बेफिक्र रहिए, आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण मैथ मैं जो है आपको कवर करा दूंगा बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस वीडियो कंप्लीट देखना है और एक 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 बात को नोट करते हुए जरूर चलना है, तभी बात बनेगी। और आप जो है एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन, अपने जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन करके आएंगे और आपको 100% आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, यदि आप ये सब पढ़ लेते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, कोई भी कंजूसी नहीं दिखानी है किसी प्रकार से। और नोट्स तो जरूर बनाने हैं, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक। चलो, अब ये जो है हमारे पास जो है एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारे पास बचा है आज की क्लास का टॉपिक, इसको हम पूरा फिनिश कर लेते हैं और फिर जो है आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया आपको हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, अब ये इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। तो हमने जो आपको बताया सबसे पहले, ये आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हमें करने हैं संख्याओं के, और बस कुछ भी नहीं है, एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा। देखो, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहले छोटे क्वेश्चन लूंगा मैं। 15 व 20 का लैसे व में से ज्ञात करो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 15 का और 20 का लैसे और में से बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वो कैसे करेंगे आप, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 को लिख सकते हैं हम क्या यहाँ पे, 3 गुना 5, ठीक है भाई। चलो, अब देखो 20, 20 को लिखेंगे 2 से, 2 धाम 20 और फिर 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो आप जो हमारे पास है 20 को लिख पाएंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सब तो हमने पढ़ ही लिया पीछे। अब आता है मेन जो पॉइंट है, सीखने के लिए आपको ध्यान सुनना है मेरी बात को भी। तो हमें यहाँ पे बताना है सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है 15 व 20 का क्या लिखेंगे, में से। अब देखो में से हमें कैसे लिखना होता है, में से यानी कैसे, देखो यहाँ भी 5 है, यानी कि जो 15 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, और 20 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, सिंपल। उसके बाद देखो 5 जो है इन दोनों में कॉमन आ गया, 5 क्या है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कॉमन आ गए। तो जो 5 है, ये 5 ही हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा में से। मान लो कोई और संख्या भी कॉमन आती तो मैं उसको यहाँ पे गुना में लिख के गुना में लिखता और फिर गुना करके फिर उसका आंसर देता। चलो ऐसा क्वेश्चन भी देखूंगा मैं आगे, तो तुम समझाऊंगा। फिलहाल ध्यान दो कि 5 कॉमन आया है तो 5 हमारे पास क्या होगा, में से, ठीक। चलो, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन दोनों का लैसे क्या होगा, लैसे यानी कि एचसीएफ क्या होगा, का लैसे। लैसे को बोलते हैं फुल फॉर्म, यानी कि लघुत्तम समापत्ति, ठीक। ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लैसे क्या आएगा। तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है 5, पहले तो ये लिख लो जो कॉमन आया है। उसके बाद जो नंबर बच जाएंगे उनको भी गुना में लिख दो। तो यहाँ पे 5 तो कॉमन आ गया, बचा क्या, 3, यहाँ 3 लिखो। फिर जो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है 5, ये कॉमन आ गया, बचा क्या, 2 और 2। तो कॉमन लेने के बाद जो संख्या बच जाएगी वो लिख लेनी है गुना में, ठीक। और जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम है, यानी कि लैसे है। तो गुना करके क्या आएगा, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन होगा वो हमारे पास क्या होगा, में से। और जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन आएगा वो लेना है, उसके बाद जो संख्या बच जाएगी वे सब गुना में लेनी है। तो हमारे पास जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या है, लेस है, ठीक। चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक। चलो, समझ में आएगा, क्योंकि मेन मकसद मेरा है आपको समझाना, तो समझा के ही रहूंगा जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो 20, एक संख्या हमारे पास है 20, एक हमारे पास संख्या है हमारे पास 28 का लैसे व में से ज्ञात करो। क्या लिखा है, 20 और 28 का में से और ले से ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो 20, इससे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 धाम 20, फिर 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 20 को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं 28।
28 को क्या लिखेंगे, 2 से भाग करके 14, देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 14, फिर 7 तो 7 से कटेगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। 7 एकम यहाँ पाएगा, 7 एकम 7। तो हम 28 के अभाज्य गुणनफल क्या लिखेंगे, 2 गुना 7। अब हमें बताना है लैसे, यानी कि जो 20, 28 का हमें बताना है। पहले चलो पहले लिख लेते हैं में से क्या आएगा पहले, है ना। तो में से मैंने बताया जो संख्या दोनों में कॉमन है, यानी कि जो 20 है एक तो ये, और एक हमारे पास है 28, तो इन दोनों में संख्या कॉमन है 2 और 2, यानी तो 2 गुना 2 और 2 गुना 2 दोनों में कॉमन है। तो में से आएगा 2 गुना 2, यानी कि 4 हमारे पास आएगा यहाँ पर में से। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लैसे की, यानी कि 20 का और 28 का जो हमारे पास है, लैसे क्या आएगा, क्या यानी कि लैसे क्या आएगा। तो जो हमारे पास में से आया है कॉमन, पहले तो वो लिख लो 2 गुना 2, उसके बाद जो संख्या बच गई वो और लिख लो, यदि कि 5 और 7। तो गुना कर लो इनके, अब 2 दूनी 4, 4 5 20, और 20 सत्ते 140। तो 140 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा में से, यानी कि ले से आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ले से कैसे निकालना है और में से कैसे निकालना है। तो मैंने आपको जो है, जो आपका वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर है, इसमें जो जो पूरा बेसिक हो, जितना बेसिक हो सकता है सभी कुछ बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। या आप अपनी कॉपी में नोट करिए, रिवीजन करिए, अच्छे से याद करिए। फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, आपके यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन क्लासेस पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी चैनल पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जो आपको मैं कराऊंगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, जिसमें मैं आने वाली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। और क्वेश्चन कौन कौन से कराऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, और जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले साल, यानी कि 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे सब आपके कवर होंगे। यानी कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई क्वेश्चन ना छूटे आपके एग्जाम में। जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2027 में, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे जो आपने ना पढ़ा हो। तो आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सब कुछ समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ये आने वाली वीडियो के माध्यम से भी बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार सीखेंगे, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जो बताया गया, जो लिखवाया गया, समझाया गया, सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसको याद कर लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।